हेलो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी ऑनलाइन में एक और नई क्लास लेकर आपके सामने मैं सुखविंदर सिंह। आज की इस क्लास में हम पीछे कल की क्लास में जो टॉपिक शुरू किया था अधिगम, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके बाद जो बेल आइकन का बटन है वो भी ज़रूर दबाएं। इसके साथ साथ इस वीडियो को आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि साइकोलॉजी को बहुत आसान तरीके से सभी कंपटीशंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स तक पहुंचाना। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं साइकोलॉजी ऑनलाइन के माध्यम से इन क्लासेस की एक कड़ी शुरू की है और इसी कड़ी में आज दूसरी क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ। एक विशेष बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा इस पेज के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से नई तकनीक के साथ इन क्लासेस को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाऊंगा। अतः ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए। अब आज की क्लास के बाद अगली क्लास तभी दे पाऊंगा जब मेरे कम से कम 150 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए और अपने जितने भी साथी हैं उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पिछली क्लास जो थी अधिगम, उसमें हमने पढ़ा था अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा और उसके बाद आगे हमने जाना था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें कुछ कारक जो हैं वो किसी कारणवश वीडियो स्टॉप हो गई थी, जो छूट गए थे, तो उनको मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एक बार मोटे रूप से हम उसको समराइज कर लेते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से मैंने आपको 8 कारकों के बारे में बताया था। सबसे पहला कारक था बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। इसमें मैंने आपको बताया था कि बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जितना अच्छा रहेगा वह उतना ही अच्छे से सीख सकता है। दूसरा कारक था परिपक्वता, यानी परिपक्वता जो है, जब बालक में किसी भी चीज़ को सीखने के लिए वो परिपक्व हो जाता है तो वह ज़्यादा प्रभावी ढंग से सीखता है। तीसरी चीज़ मैंने बताई थी सीखने का समय। उसके बाद थकान, सीखने की इच्छा, अभिप्रेरणा या प्रेरणा, ये भी सीखने को प्रभावित करती है। और एक बिंदु मैंने आपको बताया था कि सीखने की प्रक्रिया या सीखने की विधि, और अंतिम बिंदु उसमें था सीखने का उचित वातावरण। तो ये सारे कारक जो हैं वो सीखने को यानी अधिगम को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। इसके बाद आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अधिगम की विशेषताएं, कि अधिगम की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले वो देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अपने देखेंगे थॉर्नडाइक के नियम। अधिगम को लेकर जो थॉर्नडाइक ने नियम दिए थे उनके बारे में अपने जानेंगे। तो अधिगम की विशेषताओं में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सबसे पहली अधिगम की विशेषता होती है कि सीखना, अधिगम यानी सीखना जीवन भर चलता है। यानी व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सीखता रहता है। सीखना क्या है? जीवन भर चलता है। यानी जब बालक जन्म लेता है तब से लेकर, अगर हम ये कहें कि गर्भावस्था में ही बालक सीखना शुरू कर देता है तो भी गलत नहीं होगा। तो जीवन के अंतिम श्वास तक व्यक्ति सीखता रहता है। तो सीखना निरंतर चलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यानी हम हमेशा हर जगह हर वातावरण में सीख सकते हैं। यानी किसी भी स्थिति में हम चले जाएं, चाहे हमारे सामने कोई सुख हो, चाहे हमारे सामने कोई दुख हो, हर परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाती है। यानी हम हमेशा हर परिस्थिति में सार्वभौमिक रूप से सीखते हैं। तीसरा बिंदु है सीखना विकास है। यानी सीखना
जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब हम सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हम वातावरण के साथ एडजस्ट करते हैं। हमारे वातावरण में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। तो इसी क्रम में जब हम निरंतर परिवर्तन की दिशा में बहते हैं या निरंतर परिवर्तन की दिशा में आगे चलते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम विकास कर रहे हैं, यानी सीखना क्या है, विकास है। इसके बाद आगे है सीखना अनुकूलन है। सीखना क्या है, अनुकूलन है। हर एक नई परिस्थिति में हम जब भी कुछ सीखते हैं तो वातावरण के प्रति अनुकूलन स्थापित करते हैं, यही सीखना कहलाता है। पांचवा बिंदु सीखने का जो विशेषताओं में है वो है सीखना एक नया कार्य है, यानी हर बार हम जब भी कुछ सीखते हैं तो एक कोई नया कार्य करते हुए ही सीखते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें पहले आती है वो हम सीख नहीं रहे हैं, वो कर जरूर रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे हैं। लेकिन जब भी हम कुछ नया कार्य करेंगे वहाँ हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। छठा बिंदु जो है वो है अनुभवों का संगठन, यानी सीखना क्या है, निरंतर हम हर नए कार्य से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और उनको अपने अनुभवों में शामिल करते रहते हैं। इस प्रकार हमारे अनुभवों का एक विशाल संगठन तैयार हो जाता है जो कि हमारे लिए भविष्य में नई स्थितियों के प्रति सामंजस्य बिठाने में बहुत ही सहयोगी होता है। अगला बिंदु है सीखना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी हम जब भी कुछ सीखते हैं किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही सीखते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करता है। बिना उद्देश्य के हम कभी कोई कार्य करते ही नहीं हैं। जब हम बिना उद्देश्य के कोई कार्य ही नहीं करते और जब कार्य ही नहीं करते तो हम सीख भी नहीं सकते। तो हमारे द्वारा किया जाने वाला हर कार्य किसी न किसी उद्देश्य को लेकर होता है और यही उद्देश्य जो है वो क्या होता है, सीखना कहलाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सीखना विवेकपूर्ण होता है और सीखना सक्रिय होता है। तो ये दो बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद है सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों, यानी हम व्यक्तिगत रूप से भी सीखते हैं और सामाजिक रूप से भी सीखते हैं। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि हमारा सीखना जो है वो हम जब अकेले बैठते हैं, कुछ गलती करते हैं, कोई काम करते हैं तब भी निरंतर जारी रहता है, लेकिन जब हम समाज में कोई कार्य करते हैं तब भी निरंतर जारी रहता है, तो ये गलत नहीं होगा। इसके बाद सीखना वातावरण की उपज है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि वातावरण के प्रति सामंजस्य बिठाना ही सीखना होता है और सीखना हर बार एक नई खोज करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये है सीखने की विशेषताएं जिनको आपने अभी समझा है। इसको एक बार और रिपीट किए देता हूँ, सीखना जीवन भर चलता है, यानी हमेशा हम सीखते रहते हैं। दूसरी चीज़ है सीखना सार्वभौमिक है, हम हमेशा सीखते हैं। सीखना विकास है, यानी निरंतर हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। हर सीखी हुई चीज़ जो है उसके बाद एक नई सीखी हुई चीज़ के रूप में सामने आती है। सीखना अनुकूलन है, नया कार्य करना है, अनुभवों का संगठन है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, विवेकपूर्ण है, सक्रिय होता है, व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है, वातावरण की उपज है और खोज करना ही सीखना है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये थी सीखने की विशेषताएं। अगला जो बिंदु है हमारा वो है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सीखने को लेकर, लर्निंग को लेकर कुछ सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। तो थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने सीखने का संबंधवाद का सिद्धांत या उद्दीपन प्रक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसमें उसने कुछ जानवरों पर प्रयोग किए और उन प्रयोगों के माध्यम से उसने ये बताया कि बालक या व्यक्ति कैसे सीखता है। तो उसी प्रयोग के दौरान कुछ नियमों को प्रतिपादित किया गया जिनको थॉर्नडाइक के सीखने के नियम कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि पिछले 50 वर्षों से अमेरिका में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने पशुओं पर परीक्षण किए और उन परीक्षणों के माध्यम से अनेक नियमों की खोज की। उन्हें सीखने के जो नियम प्रतिपादित किए उनमें सबसे अधिक मान्यता जो मिली है वो E.L. थॉर्नडाइक के नियमों को मिली है। तो ये जो सिद्धांत है इसको संबद्धवाद
संबंधवाद या बंध सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अलावा थॉर्नडाइक का ये जो सिद्धांत है, इसको प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के रूप में भी मान्यता मिली है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नियम मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर। अब इसके बाद हम जानते हैं थॉर्नडाइक ने जो नियम प्रतिपादित किए थे, सीखने के नियम, वो कौन कौन से थे। तो देखिए, थॉर्नडाइक ने जो नियम प्रतिपादित किए आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वो दो प्रकार के थे। पहले थे 3 मुख्य नियम और दूसरे थे 5 गौण नियम। सबसे पहले 3 मुख्य नियमों के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इन 3 मुख्य नियमों में सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है वो है तत्परता का नियम। अब तत्परता का नियम है क्या, ये काम कैसे करता है, ये मैं अब आगे आपको बताऊंगा। एक बार नियम कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहला नियम जो था वो है तत्परता का नियम। ये कैसा नियम है? मुख्य नियम है। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अब ये जो अभ्यास का नियम है, इसके आगे 2 उपनियम भी हैं। एक है उपयोग का नियम और एक है अनुपयोग का नियम। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा नियम जो है वो है परिभाव या परिणाम का नियम। प्रभाव या परिणाम का नियम, इस नियम को संतोष का नियम भी कहा जाता है। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा आज की इस क्लास में हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि गौण नियम जो थॉर्नडाइक ने 5 बताए हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखिए, इस टॉपिक से जब प्रश्न पूछा जाता है तो वो कैसे उसको फ्रेमिंग किया जाता है, ये समझने की आवश्यकता है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। तो उसमें 3 ऊपर के नियम होंगे। तत्परता का नियम होगा, अभ्यास का नियम होगा, प्रभाव का नियम होगा। उसकी जगह संतोष का नियम भी लिख सकता है, परिणाम का नियम भी लिख सकता है, उपयोग का नियम भी लिख सकता है, अनुपयोग का नियम भी लिख सकता है। तो ये सारे मुख्य नियम के ही नाम हैं। इसके अलावा आपको एक ऑप्शन मिलेगा बहुप्रतिक्रिया का नियम हो सकता है उसमें। इसके अलावा अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम भी हो सकता है, आंशिक क्रिया का नियम भी हो सकता है, आत्मीकरण का नियम भी हो सकता है और संबंधित परिवर्तन का नियम भी हो सकता है। तो ये 5 नियम जो हैं ये कैसे हैं? गौण नियम हैं। गौण नियम कौन कौन से हैं? बहुप्रतिक्रिया का नियम नंबर 1, दूसरा है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, नंबर 3 है आंशिक क्रिया का नियम, नंबर 4 है आत्मीकरण का नियम और नंबर 5 है संबंधित परिवर्तन का नियम। तो ये 5 नियम जो हैं ये कैसे नियम हैं? ये गौण नियम हैं। तो कुल मिला के थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए? 8 नियम। उन 8 नियमों में 3 नियम मुख्य नियम हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। उसके अलावा 5 गौण नियम दिए जो आपकी स्क्रीन पर अभी नजर आ रहे हैं। अब इन सभी नियमों को हम विस्तार से जानते हैं और इनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि तत्परता का नियम है क्या। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। तत्परता का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? संबंधवाद या प्रयास या त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। तत्परता का नियम थॉर्नडाइक के नियमों की किस श्रेणी में आता है? मुख्य नियम की श्रेणी में आता है। अब ये जाने कि तत्परता का नियम है क्या। अब देखिए, इस नियम का अभिप्राय यह है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्रता से सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। यहाँ इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा। जब किसी बालक को नई साइकिल ला के दी जाती है तो उसमें उस साइकिल को चलाने की तत्परता होती है। वो चाहता है कि इसको कैसे चलाया जा सकता है। वो इस चीज़ को बहुत शीघ्रता से सीखना चाहता है। इसी कारण से वो जल्दी जल्दी साइकिल चलाना सीख लेता है। इसी क्रम में हो सकता है उसको बहुत सारी चोटें आए, इसी क्रम में हो सकता है उसको बहुत सारी मुसीबतें आए, लेकिन जो उसको सीखने के प्रति उसकी तत्परता है उसके कारण वो साइकिल चलाना बहुत जल्दी सीख लेता है।
तो इस प्रकार से तत्परता का नियम जो है वो हमारे सीखने में बहुत उपयोगी है और इस नियम के अभाव में सीखना लगभग नामुमकिन है। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें, जो तीन मुख्य नियम हैं, ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर इनको कहीं सीखने की श्रेणी से निकाल दिया जाए तो एक प्रकार से ये कहा जाएगा कि इनके अभाव में सीखना बहुत मुश्किल है। हालांकि गौण नियम अगर कहीं ना कहीं विलुप्त होते हैं या उनका उपयोग नहीं होता है तो बालक फिर भी सीख लेता है, लेकिन मुख्य नियम जो हैं वो सीखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो तत्परता के नियम के बारे में आपने जाना कि तत्परता का नियम बालक को हमेशा तत्पर या तैयार रहने से संबंधित है, कि जब हम किसी चीज़ को सीखने के लिए निरंतर तैयार रहते हैं, निरंतर तत्पर रहते हैं, तो हम उस चीज़ को बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। दूसरा जो मुख्य नियम है वो है अभ्यास का नियम। अब अभ्यास का नियम क्या कहलाता है, देखिए, अभ्यास के नियम के अनुसार हम जब भी कुछ सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? निरंतर अभ्यास के माध्यम से ही सीखते हैं। हम कैसे सीखते हैं? निरंतर अभ्यास के माध्यम से ही सीखते हैं। अभ्यास का नियम ये कहता है कि हम किसी भी चीज़ को निरंतर अभ्यास करके बहुत जल्दी सीख सकते हैं। अब ये जो नियम है इसके दो पार्ट आगे किए गए हैं। एक है उपयोगिता का नियम और दूसरा है अनुपयोगिता का नियम। अब उपयोगिता का अभ्यास नियम क्या कहता है कि जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी होती है उसको हम क्या करते हैं? बार बार करते हैं, या किसी चीज़ को, किसी कार्य को हम बार बार करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? उपयोगी होती है, तो हम उसको बहुत जल्दी सीख लेते हैं। यानी इसमें जैसे आपको बताया गया है कि अभ्यास क्या करता है? कुशल बनाता है, और जब हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हम उसे सरलता से सीख लेते हैं, और उसमें कुशलता जब हमारे सामने आती है तो हम उसको खेल ही खेल में, यानी बार बार करते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए उपयोगी होती है तो हम उसको बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अब दूसरा नियम जो इसमें है, अभ्यास के नियम का जो दूसरा उपभाग है वो है अनुपयोग का नियम। यहाँ पर ये बताया जाता है कि जब हम किसी सीखे हुए कार्य को लंबे समय तक नहीं करते हैं या हम उसका लंबे समय तक अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं या हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। आप परीक्षा तो देते होंगे, परीक्षा देते समय आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप किसी टॉपिक को कई दिनों तक नहीं पढ़ते हो तो आप उस चीज़ को भूल जाते हो। ऐसा ही, क्योंकि पढ़ना और सीखना ये भी तो एजुकेशन का ही पार्ट है। जब आप पढ़ रहे हो तो किस लिए पढ़ रहे हो? सीखने के लिए। अब यहाँ पर एक सिंपल आसान सा उदाहरण मैं देता हूँ। आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। अब सफलता प्राप्त करने के लिए क्योंकि आप तत्पर हो तो आप ये वीडियो देख रहे हो, और देख के आप अधिगम के बारे में सीख रहे हो। अब जब आप इस वीडियो को बार बार देखोगे या अधिगम के टॉपिक को बार बार पढ़ोगे तो आप उसको बहुत अच्छे से सीख लोगे। ये है उपयोग का नियम। अनुपयोग के नियम में क्या होता है? बहुत दिनों तक आप इस वीडियो को नहीं देखोगे या बहुत दिनों तक आप साइकोलॉजी को टच भी नहीं करोगे, तो धीरे धीरे आपके मन से ये सारी चीज़ें जो हैं वो विलुप्त हो जाएंगी, निकल जाएंगी, और आप अभ्यास या अधिगम के बारे में नहीं बता पाओगे। तो यही नियम जो है ये क्या कहलाता है? अनुपयोग का नियम। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार उपयोग करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? सीखने में सहायक होता है। और अनुपयोग का नियम क्या कहलाता है? जब हम लंबे समय तक किसी सीखी हुई चीज़ का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं, यानी वो क्या हो गया? अनुपयोगी नियम हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण मुख्य नियम है परिणाम, प्रभाव या संतोष का नियम। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? परिणाम या संतोष का नियम। अब ये जो परिणाम या संतोष का नियम है, इसको हम प्रभाव का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम? प्रभाव का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। यानी हमेशा हम ऐसा कार्य करते हैं, ऐसी चीज़ें सीखने के लिए तत्पर रहते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं, जिनके
जो कि हमारे लिए क्या है, हितकारी होती हैं, या जो हमारे लिए सुखद होती हैं, जिनसे हमें संतोष मिलता है। और हम कभी भी ऐसे कार्य को नहीं करना चाहते जिनको करने में हमें कठिनाई अनुभव होती है या किसी प्रकार का कष्ट होता है। तो इस प्रकार से ये जो परिणाम या संतोष का नियम है, ये कहता है कि हम ऐसी चीज़ों को ज़्यादा जल्दी सीखते हैं जिनसे हमें संतोष प्राप्त होता है। अब यहाँ पर वॉशबर्न ने इसके बारे में क्या कहा है कि जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करता है, तभी सीखने में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी हमारी इच्छा जब प्रबल होती है तो हम बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, जब हमारी इच्छा होती नहीं है तो हम नहीं सीखते हैं, या ये कहें इच्छा है तो उससे हमें संतोष मिलता है तो वो चीज़ जल्दी सीखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के गौण नियम। अब गौण नियम कितने बताए थे मैंने? 5 बताए थे। उनमें सबसे पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम है सबसे पहला? बहु प्रतिक्रिया का नियम। अब बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि जब हम कोई कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अनेक प्रकार के उपायों और विधियों के माध्यम से कार्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम अनेक बार असफल भी होते हैं, लेकिन उन असफलताओं के बीच यकायक हम सफल हो जाते हैं। यानी उन बहुत सारी प्रतिक्रियाओं में से, अनेक असफल प्रतिक्रियाओं में से एक सफल प्रतिक्रिया हमें मिलती है जिससे हमें सीखने को मिलता है। अब थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी यही था। थॉर्नडाइक ने बेसिकली किया क्या था वो मैं आपको बता दूं सारांश में, कि थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर ये प्रयोग किया था। उसने एक पिंजरे में एक बिल्ली को बंद कर दिया और उस पिंजरे में एक लीवर था जिसके दबने से उस पिंजरे का गेट खुल सकता था। अब बिल्ली जो थी उसको कई दिनों तक भूखा रखा गया था। अब जैसे ही बिल्ली को पिंजरे में बंद किया, बिल्ली भूखी थी, तो उन्होंने बाहर एक उसको उद्दीपन देने के लिए एक भोजन यानी एक मछली रख दी। अब बिल्ली जो भूखी थी तो वो मछली को खाने के लिए तत्पर हुई और वो चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके मैं इस मछली को खा लूं। तो बिल्ली ने बाहर निकलने का अथाह प्रयास किया, अनेक बार प्रयास किया। बिल्ली कभी इस कोने में जाती, कभी उस कोने में जाती, कभी ऊपर से निकलने की कोशिश करती, कभी पिंजरे की तारों को कुरेदने की कोशिश करती, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन अंततः इन प्रयासों के बीच हुआ क्या कि बिल्ली को एक ऐसा प्रयास, यानी बिल्ली ने अचानक से उस लीवर पर पैर रखा। वो जानबूझ के नहीं रखा था, वो स्वतः ही उसका पैर उस लीवर पर आया, तो लीवर दबते ही गेट खुल गया। बिल्ली बहुत खुश हुई, वो बाहर आई और उसने मछली को खाया और अपना पेट भर लिया। अब थॉर्नडाइक ने ये देखा कि बिल्ली ने बहुत सारे प्रयास किए, उसके बाद अचानक से अपने आप ही उसका पैर लीवर पे पड़ा। तो इस कारण से उसने बार बार इसका प्रयोग किया। अब उसने देखा कि धीरे धीरे बिल्ली की जो प्रतिक्रियाएं थी, नकारात्मक प्रतिक्रियाएं, यानी बिल्ली की असफल प्रतिक्रियाएं, वो कम होती गई। हर बार बिल्ली थोड़ा पहले से थोड़ा जल्दी उस लीवर को दबाती और बाहर आ जाती। लेकिन अंततः वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि बिल्ली को जैसे ही उसने बंद किया, जैसे ही बाहर मछली या भोजन रखा, बिल्ली ने सबसे पहले जाते ही लीवर दबाया। यानी अनेक असफल प्रतिक्रियाओं में से एक सफल प्रतिक्रिया हमें सीखने के लिए प्रेरित करती है, और यही जो है गौण नियमों में कौन सा नियम कहलाता है? बहु प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है मनोवृत्ति का नियम। अब यहाँ पर देखियो, ये नियम क्या कहता है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी के अनुपात में हम उनको सीखते हैं। कोई कार्य हमें ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम वो जल्दी सीख लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है वो हम जल्दी नहीं सीखते हैं। हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम उसे करने में असफल होते हैं और उसमें गलतियाँ यानी त्रुटियाँ भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर हम कोई कार्य मानसिक रूप से तैयार होकर करते हैं तो हम उस कार्य को बहुत जल्दी सीख लेते हैं या उस कार्य को बहुत जल्दी पूरा कर लेते हैं। तो ये है मनोवृत्ति का नियम। अगला नियम जो है वो है
आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम में क्या बताया गया है कि हम जिस कार्य को करना चाहते हैं, अगर हम उसको छोटे छोटे अंगों या छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पूरा करते हैं तो वह कार्य हमें जल्दी से समझ आता है और हम उस कार्य को सुविधाजनक रूप से पूरा कर सकते हैं। अब ये जो नियम है आंशिक क्रिया का नियम, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस नियम पर एक सिद्धांत भी आधारित है। वो सिद्धांत है अंश से पूर्ण की ओर। शिक्षण सिद्धांत जब आप पढ़ते हो तो अंश से पूर्ण की ओर यानी छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ा टुकड़ा तैयार कर लिया जाता है। जैसे आपने बीएड में माइक्रो टीचिंग पढ़ा होगा तो वो भी इसी नियम पर, आंशिक क्रिया के नियम पर ही आधारित है। प्रश्न पूछा जा सकता है माइक्रो टीचिंग जो है या सूक्ष्म शिक्षण कार्य जो है यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है, तो यहाँ पर ख्याल रखिएगा आप क्या करोगे, आंशिक क्रिया का नियम, क्योंकि वहाँ पर हम दैनिक पाठ योजना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सूक्ष्म शिक्षण के रूप में अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगला नियम है आत्मीकरण का नियम। तो ये नियम भी बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस नियम में हम जो भी नया ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको आत्मीकरण कर लेते हैं। यानी जब भी हम कोई सफल प्रयास करते हैं, यानी सफल प्रयास हमें हमारी एक प्रकार से सीख है। जब हम कोई भी सफल प्रयास करते हैं तो उसके बाद चाहे हमारा प्रयास वो असफल भी हो, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, हम उसको आत्मसात करते हैं। अगर हमारा प्रयास असफल है तो उससे भी हमने कुछ सीखा, यानी हम उस असफल प्रयास को दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारा कोई सफल प्रयास होता है तो हम बार बार वैसा ही करते हैं। यानी हम जो भी सीखते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, हम उसको आत्मीकरण जरूर करते हैं। यानी हम उसको अपने जीवन का एक स्थायी अंग या स्थायी भाग बना लेते हैं और उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला नियम जो है वो है संबंधित परिवर्तन का नियम। ये नियम जो है ये थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों में अंतिम गौण नियम है, संबंधित परिवर्तन का नियम। इसमें क्या होता है कि पहले कभी की गई प्रतिक्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में जब हम करते हैं तो हमारे लिए वो क्रिया बहुत आसान होती है। इसमें क्या होता है, क्रिया का स्वरूप तो वही होता है लेकिन परिस्थितियां बदल जाती हैं। परिस्थितियां बदलने से तात्पर्य ये है कि हम किसी कार्य को पहले हमने किसी दूसरी परिस्थिति में किया लेकिन भविष्य में हम किसी दूसरी परिस्थिति में कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि अभी आप साइकोलॉजी जो पढ़ रहे हो ये किस उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हो। अभी आपके पढ़ने का उद्देश्य हो सकता है आपके नौकरी लगना, आपको जॉब प्राप्त करना, आपकी टीचिंग जॉब, रीट में आपके अच्छे अंक आए, इस उद्देश्य से पढ़ रहे हो। लेकिन भविष्य में आप यही चीज़ पढ़ोगे किसी को पढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये परिस्थितियों में बदलती रहती हैं। यानी बदलती हुई परिस्थितियों में जब हम समान रूप से क्रिया करते हैं तो इसको संबंधित परिवर्तन का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से अधिगम का ये जो टॉपिक है जिसमें आपने सबसे पहले देखा था कि अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम की परिभाषाएं कैसी हैं, उसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। आज की क्लास में आपने पढ़ा अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, मैंने आपको 12 विशेषताएं बताई। और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, यानी थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। तो इन नियमों में मैंने आपको बताया कि ये नियम बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। और उन नियमों को 2 भागों में जब विभाजित किया गया तो मुख्य नियम 3 प्रकार के थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम, या इसको संतोष का नियम भी कहते हैं। और 5 गौण नियम थे जिनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। तो आज की इस क्लास में हम अधिगम के नियमों के साथ इस क्लास को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा सीखने के सिद्धांत, जिसमें थॉर्नडाइक का सिद्धांत होगा, पावलोव का सिद्धांत होगा, स्किनर का सिद्धांत होगा, कोहलर, कोफ्ता, वर्दाइमर इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत होगा। तो इन सभी सिद्धांतों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं अगली क्लास आपकी तभी होगी जब इस YouTube चैनल पर मुझे 150 सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो प्लीज़ इस
यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, वो चाहे फेसबुक में हैं चाहे व्हाट्सएप में हैं, स्पेशली जो एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप्स हैं, जिन बच्चों को ज़रूरत है इस प्रकार की लर्निंग की, उनको ज़रूर भेजिए ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की वीडियो मिल सकें। तो आपको भी कहूँगा, अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर इस चैनल की आने वाली वीडियोस जो हैं